उड़ी, छात से कबूतर उड़ गया, जरा सा आंख झपकी तो बंजर उड़ गया। एक सांप बैठा था खजाने पर, वो बैठा ही रह गया। माल जितना था वो चौकीदार लेके उड़ गया। जितना लूट, हम बताते हैं आपको। विजय मल्ल्या 9,000 करोड़ लेके भाग गया। नीरव मोदी 13,500 करोड़ लेके भाग गया है। संदीप अग्रवाल 6,500 करोड़ लेके भाग गया है। जीतन मोहन 6,500 करोड़ लेके भाग गया है। विजय अदानी 6,000 करोड़ लेके भाग गया है। आशीष जवन पुत्र 600 करोड़ लेके भाग गया है। रमेश गांधी 2,500 करोड़ लेके भाग गया है। जीतन 5,000 करोड़ लेके भाग गया है। संदीप जी 9,000 करोड़ लेके भाग गया है। कहां था आपका चौकीदार? कहां था आपका चौकीदार? सारा धन लेके चला गया। आप बोलते हैं कि मैं चौकीदार हूं, मैं चौकीदार हूं। समीर जी एक सेकंड। पहले तो मोहंती भाई को अच्छा मतलब डाटा का ज्ञान रखें, कुछ हम लोग भी हेल्प कर दें। लेकिन कभी कभी हम ही भूल जाते हैं महोदय कि हम लोग लोकसभा में हैं कि विधानसभा। माननीय जो सत्ता पक्ष के लोग हैं सब झारखंड से बाहर क्यों चले जाते हैं महोदय? अच्छा, एक निर्देश दीजिए कि कम से कम झारखंड में ही रहे महोदय। समीर जी चलिए। क्या बोलिए आप? 5 साल सरकार में नहीं है, अगला 5 साल भी नहीं रहेंगे, अगला फिर 10-20 साल रहेंगे की कोई गारंटी नहीं है। हम जाते जाते हम लोग ऐसा अतिक्रमण कर रहे, आप उधर से भाग रहे हैं। हम किसका खिलाफ में बोलेंगे? बोलिए ना। अब सत्ता में है देश, अगर हम इस देश का नागरिक है तो इस देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति मेरा बोलने का हक है। अगर इस देश के लिए खुदीराम बोस अपने प्राणों का बलिदान दिया है तो इस देश के प्रति मेरा भी जिम्मेदारी बनता है कि आप उसके ऊपर बोल सकते हैं। तो आप ज्यादा टोकिएगा तो ज्यादा बोलेगा, कम में टोकिए। बोलिए मंत्री जी। तो आज आप लोग अभी बोल रहे थे, बाबूलाल जी बड़ी सम्मान करते हैं आपको हम। आपने भी किसान का हित में बहुत बात कर रहे थे। आपको वो दिन याद नहीं है जिस दिन पंजाब और हरियाणा का किसान लोग आत्महत्या कर रहा था? कहां था आपका देश का प्रधानमंत्री? आपको आज भी याद नहीं है? 1 मिनट में 3 किसान किसी का छोड़ रहा है। हर साल 12,000 किसान आत्महत्या कर रहा है। जवाब दीजिए आप तो यहाँ पर धान का रेट को लेकर बात कर रहे हैं। आप क्या? नवीन जी बोलिए बोलिए, माइक में बोलिए। चलिए बोलिए। बोलिए समीर जी। आपने माननीय हेमंत सोरेन जी को रोकने का तो प्रयास किया। अभी हमारे राजेश भाई बोल रहा था सिटी गोल्ड के लेके इतना घुमाए चारों तरफ, कोई लेने के लिए तैयार नहीं हुआ है। हाँ, एक बात है नवीन जी, वो फर्म कहाँ छुपा के रखते भैया? आप कम से कम फर्म अगर लौटा देंगे घर जा जाके तो लोग बोलेगा बेईमानी में भी इनका ईमानदारी है कि बेईमानी कर रहा था लेकिन ईमानदारी से फर्म करके पहुंचा दिया। कौन सा नौटंकी? आप बताइए। असम के मुख्यमंत्री आज तक गोगो दीदी दिया है? आपका उड़ीसा में गोगो दीदी चालू हुआ है? आपने जनता के बीच भ्रम पैदा करके हेमंत सोरेन को विचलित करके आप इस तरह का सत्ता में आने का प्रयास करते थे। इसीलिए हम आपको कहेंगे कि आज भी सरकार गंभीर है इस देश के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति, इस मिट्टी के प्रति, इस मां के प्रति। आपने भ्रष्टाचार का बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का आरोप में कुल 59 कांड में आपका केस दर्ज हुआ है, जिसमें 46 कांड का निष्पादन हो गया है और भ्रष्टाचार के विभिन्न आरोप में 56 लोक सेवक को गिरफ्तार किया गया है। आप भ्रष्टाचार का बात कर रहे हैं।
2024 से 248 नक्सलियों को गिरफ्तार कर दिया गया है। 24 नक्सली आत्महत्या किया है और 9 नक्सली मुठभेड़ में मारा गया है। अपने अभी पर हमारे सरकार किसी ऋण में हम किसी ऋण को माफ करके वरदान साबित कर दिए किसान को। कितना 403 करोड़ रुपया किसी ऋण हम लोग माफ करने का काम किया है। इस वित्तीय वर्ष में 4.5 लाख लोगों को आबू आवास देने का काम किए। हम सवाल करते आपको, अगर उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री आवास दे सकते हैं, अगर बंगाल को दे सकते हैं, अगर उड़ीसा को दे सकते हैं, तो झारखंड को प्रधानमंत्री आवास क्यों नहीं दिए? क्यों जरूरत पड़ा हमको आबू आवास करने का? हमारे राज्य के मुख्यमंत्री में उतना हिम्मत है जो आज आबू आवास की जनता को देने का काम किया है। आज भी अभी बोल रहा था हमारा राजेश भाई, गांव में किसान खेती करके आ रहा और लौट के आके सीना तान के बोल रहा है कि मेरा बेटा विदेश में पढ़ रहा। हेमंत है तो हिम्मत है, हम उसको विदेश में पढ़ा रहे। ये हेमंत सोरेन बोल के संभव हुआ है। आज आपको पता होगा बिजली बिल 200 यूनिट बिजली बिल माफ करने का काम किया है। 200 यूनिट बिजली बिल माफ करने का काम किया है। मैया सम्मान योजना में 3,252 रुपया महिला को देने का काम किया है। कहाँ गया आपका योजना? हम सवाल करते हैं, 19 साल तक आप सरकार में रहे, 19 साल इस राज्य को शासन किए, लेकिन क्यों आप ये सब काम कर नहीं पाए हैं? इसीलिए हम सदन नेता माननीय हेमंत सोरेन को फिर से धन्यवाद देंगे, जिन्होंने बेहतर ढंग से इस राज्य को चलाने का काम कर रहे हैं। हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, मेरा भी थोड़ा तबीयत खराब है, लेकिन अभी हमारे बाबूलाल जी बोल रहे थे, सर सीपी सिंह जी बोल रहे थे कि ये जो आपका चुनाव आयोग चयन समिति जो गठन किया गया है, इसको क्यों बदला गया है? कौन है? देश के प्रधानमंत्री है? कौन है? एक कैबिनेट मंत्री है और विपक्ष का नेता को रखे। ये सिर्फ आप अपने पास और अपने पक्ष में डिसीजन लेने के लिए इस तरह का षड्यंत्र करने का काम किया। आप न्याय नहीं किए हैं, अब देश के साथ अन्याय किए, देश को छलने का लूटने का काम किए हैं। इसलिए महोदय, आपने सब कुछ बेचने का काम करते हैं। पूरा देश को आज अभी सत्येंद्र जी बोलेंगे। आज पूरा देश को बेचने का काम कर रहे हैं आप। संस्कृत में एक श्लोक है, अच्छा श्लोक तो सुन लीजिए। श्लोक, माता यदि बीज दधाति बिक्री नातो पिता सुदम राजा हरति सर्वस्व तत्र काल पदवी परिवेदन। माता यदि बच्चा को बीज दे दे, पिता यदि हर कुछ बिक्री कर दे और राजा यदि हर कुछ सारा हरण कर ले, तो इस देश में प्रजा को रहने का कोई औचित्य नहीं है। आपने इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को बेचने का काम किए। आप भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को बेचने का काम किए। आप LIC को बेचने का काम किए। आप IDBI को बेचने का काम किए। पूरे देश को महोदय आप बेचने का काम कर रहे हैं। ये लंबा सूची है, अगर पढ़ेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। इसीलिए हम आपको कहेंगे कि हेमंत सोरेन आज बेहतर ढंग से काम कर रहे। कहता है कि यदि अंधकार में लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है, एक अकेले जुगनू भी हर अंधकार हर लेता है। बहुत सारे विपत्ति आया, बहुत सारे संकट आया, बहुत सारे चुनौती आया,
लेकिन हेमंत सोरेन हिम्मत के साथ मुकाबला किया और जनता को, राज को एक बेहतर जगह में पहुंचाने का काम किया। महोदय, समय बहुत है, हम इन्हीं शब्द में मेरा वाणी को विराम देता हूँ। सबको जोहार नमस्कार देगा। सत्येंद्र जी, आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। सत्येंद्र जी बोलना है सर। हाँ बोलिए बोलिए। 20 मिनट है ना? नहीं नहीं, बहुत कम समय है। अब बोलिए बोलिए। संशोधन पर बोलेंगे? नहीं, वो तो सही बात है, लेकिन क्या करें, बाबूलाल जी खुद बैठ गए, आप तो देख ही रहे हैं, उनको तो पता था। हम तो सर पार्टी समय से अलग संशोधन पर हैं, तो है आप इसीलिए तो आपको दे रहे हैं सर। इंडिया का दूसरा गरीब जिला है, दे रहे हैं आप। बोले ध्यान चाहिए। बोलिए बोलिए बोलिए। अध्यक्ष महोदय, अनुच्छेद 176, 19 वो सब नहीं बोलते हैं, उसमें भी समय चला जाएगा। ठीक, आप बोलिए जैसा आपको अच्छा लगा। और जिन बातों की चर्चा 2 दिनों तक चल रही है लगातार, क्वेश्चन लीक हो गया, सैंक्शन पद घोटाला हो गया, जेपीएससी का अध्यक्ष नहीं है, इसके आगे 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 बढ़ते हैं दीदी, आगे बढ़ते हैं। नगर पंचायत चुनाव नहीं हुआ, मैया सम्मान के तो इतना चर्चा हो गया कि लेने वाले मैया भी लजा जाएंगी। रात दिन मैये पर चर्चे हुआ, खैर छोड़िए, उस पर हम नहीं जाएंगे। हमारे नेता बाबूलाल जी एक कभी अच्छा बात कहे कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल का भी थोड़ा उल्लेख होना चाहिए था। वह उल्लेख कहीं उसमें दिखता नहीं है। और अध्यक्ष महोदय, आप ही राइट जज हैं यहाँ पर। अभी मैं पिछले 5 साल के कार्यकाल का एक छोटा उदाहरण दूंगा, फिर आप फैसला करिएगा उन पदाधिकारियों को जेल में रहना चाहिए कि बाहर घूमना चाहिए। ये जो बालू बालू का चर्चा खूब हुआ अध्यक्ष महोदय, ये बालू का खेल निराला है। इसमें सफेद पोश, कई आईएएस, कई प्रशासनिक पदाधिकारी के मिली भगत से पिछले 5 वर्षों तक बालू का यह खेल होता रहा। आप पूरा ध्यान से सुनिएगा अध्यक्ष महोदय, अगर मैं गलत होऊंगा तो हमको पनिशमेंट करिएगा, नहीं तो उन आईएएस अधिकारी और जो सफेद पोश के मिली भगत से यह घटना घटी उनको दंडित होना ही चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इस खेल को आप समझिए। 2019 के पहले बालू काफी सुलभ तरीका से टेंडर ऑक्शन के माध्यम से लोगों को मिल जाया करता था। सरकार ने कहा कि हम इसमें और ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं, पारदर्शिता लाना चाहते हैं। धन्यवाद भाई, इन्होंने बालू घाट को जेएसएमडीसी के हवाले कर दिया। कहा कि जेएसएमडीसी इस चीज को ठीक से देखेगा और लोगों को और सुपट तरीका से और सुलभ तरीका से बालू मुहैया कराने का काम करेगा। जेएमडीसी क्या किया अध्यक्ष महोदय, 2019 में, थोड़ा डेट नोट कर लीजिएगा अध्यक्ष महोदय ताकि हमको या पदाधिकारी को दंड जरूर मिले। 2019 में जेएसएमडीसी बालू घाट का टेंडर किया और 2 साल तक, थोड़ा मोड़ा नहीं, 2 महीना नहीं, 2 साल तक यानी 2021 तक टेंडर फाइनल नहीं किया। बोला कागज का जांच कर रहे हैं। फिर जब कोई कुछ पूछा कि बालू का क्या होगा जेएसएमडीसी के साहब बताओ, कहा कि कागज का जांच हो रहा है। 2 साल तक कागज का जांच करता रहा, टेंडर फाइनल नहीं कर पाया। और फिर 2021 में कहा कि छलका टेंडर जितना किए थे उसको फुई कर दो। फुई माने हम लोग के देहात में नल एंड वॉइड को फुई बोलते हैं, मतलब खत्म कर दो पिछला 2 साल जो टेंडर नहीं खुला। 21 में क्या किया, 21 में जेएसएमडीसी कहा कि नहीं, पिछला हम लोग का प्रोसेस गलत था, हम लोग को टेंडर नहीं करना चाहिए था, हम लोग को माइंड डेवलप ऑपरेटर बहाल करना चाहिए था। नाम तो इतना सुंदर रखा जिसे एलआईसी में देखते होंगे कि आप क्या हैं बाबू, हम डेवलपमेंट अफसर हैं। छोड़िए, उस पर ज्यादा नहीं जाएंगे, कम समय में ही बोलूंगा अपना बात। 21 में क्या किया, जेएसएमडीसी कहा कि नहीं, अटेंडम आदमी को टेंडर में हम पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे। उन्होंने लिस्टिंग किया, शॉर्ट लिस्ट किया, अपने ममेरा भाई को, चचेरा भाई, फुफेरा, साढ़ू ताढ़ू जिसको भी हो सकता है, या आम आदमी को भी एनलिस्ट कर दिया। बोला कि यही 150 लोग बालू के ऑक्शन में या टेंडर में भाग लेंगे। और रेट रख दिया अध्यक्ष महोदय, बेस प्राइस उसका रख दिया 2 रुपये 35 पैसा। कहा कि जो व्यक्ति 2 रुपया 35 पैसा से कम रेट कोट करेगा, हम बालू उसी को देंगे, उसी डीएमओ को देंगे, नहीं उसको उसी एमडीओ को देंगे। उसका नाम बदल दिया था अभी
टेंडर ने कहा कि माइन डेवलपमेंट ऑपरेटर हैं, और टेंडर किया, और बाद में जब 2 रुपया 35 पैसा से भी कम रेट कोट किए एनलिस्टेड कॉन्ट्रैक्टर, फिर नियम बदल दिया जेएसएमडीसी। कहा कि बाबू अब आप लोग को नदी में ले बालू नहीं देना है, अब नदी में से बालू उठा के आपको स्टॉक यार्ड में रखना होगा, और वहां से जेएसएमडीसी 8 रुपया पर सीएफटी बेचेगा, माने एक ट्रैक्टर 800 में बेचेगा, 235 रुपया में जेएसएमडीसी जो उनके पैनल कॉन्ट्रैक्टर हैं उनसे लेगा, और दिखा दिया सरकार को कि काफी मुनाफा होगा, रेवेन्यू का काफी इजाफा होगा। और क्या किया अध्यक्ष महोदय 21 में, 21 से लेके 23 तक एक छटाक बालू इसलिए नहीं ले पाया कि चूंकि बीच में नियम बदल दिया, कानून बदल दिया, पहले नदी में से बालू उठाने का रेट तय कराया और बाद में कहा कि उसको उठा के स्टॉक यार्ड में रखो। सब एमडीओ भाग गए, झारखंड छोड़ के भाग गए कि भागो भागो, इस राज्य में नियम कानून नाम का कोई चीज नहीं है। टेंडर के बाद बीच में नियम कानून में संशोधन हो जाता है। और अध्यक्ष महोदय 23 में फिर टेंडर कर दिया जेएसएमडीसी, और इस बार टेंडर किया, बोला कि ओपन फॉर ऑल इंडिया, पूरे इंडिया के कॉन्ट्रैक्टर भाग लेंगे, जो सबसे कम रेट कोट करेगा हम उसी को बालू देंगे। अच्छा है, कम रेट कोट करने वाले को ही देना चाहिए ताकि राजस्व का इजाफा हो, ज्यादा राजस्व मिल सके। और इस बार कहा कि हम पिछला 2 बार के गलती से हम सबक लिए हैं, इस बार हम क्या करेंगे, बोला इस बार हम टेंडर कर दिए कि बालू नदी से उठाइए, उसको स्टॉक यार्ड में रखिए और वहां से हम बालू बेचेंगे। और वह टेंडर भी अध्यक्ष महोदय फाइनल नहीं हुआ। 23 का टेंडर कहानी फाइनल हुआ, इतना सिक्योरिटी मनी मांग दिया कि जितना के बाबू नहीं उतना के झुंझुना। 1 करोड़ के घाट, बोला 90 लाख सिक्योरिटी जमा करो। 5 साल तक झारखंड के लोग बालू के लिए तरसते रहे और जेएसएमडीसी एंजॉय करता रहा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं अध्यक्ष महोदय, इसमें सफेद पोष नेता का उनको संरक्षण प्राप्त था। अगर प्राप्त नहीं था तो इस तरह के 5 साल तक जो पूरे झारखंड की जनता बालू के लिए तरसती रही, उन जेएसएमडीसी के पदाधिकारी पर वर्तमान सरकार क्या कार्रवाई करने का विचार रखती है। अगर कार्रवाई नहीं करती है, इसका हरियर का जला दिए हुजूर, थोड़ा बोलने दीजिए हुजूर। हो गया, आ गया बात, किसे आ गया, थोड़ा बोलने दीजिए एकदम। अब सरकार का उत्तर भी होना है, जाना भी है सब। चलिए हम बढ़िया बढ़िया बात बोलेंगे हुजूर। ठीक है, ठीक है, फिर मौका मिलेगा। अभी 1 महीना सदन है, आज सुन लीजिए, 1 महीना सदन है, अभी चलिएगा, फिर मिलेगा, कल मिलेगा फिर। और हुजूर आज तक जेएसएमडीसी के किसी पदाधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुआ, तो आप बताइए उन 5 साल के लिए जिम्मेवार कौन है। अध्यक्ष महोदय, मैं तो पहले ही कहा कि एकदम शॉर्ट में बोलूंगा, ज्यादा बातें नहीं बोलूंगा, उस सब चर्चा नहीं करूंगा कि नियोजन नीति, अवस्थानीय नीति, 1932 के खतियान, किसान, शिक्षा, इस सब कुछ पर कुछ नहीं बोलूंगा। बजट पर 1 मिनट में बोलूंगा, इसके बाद आप 5 मिनट आपका समय लेंगे। एक भी गलत बात बोलेंगे तो हुजूर काटिएगा। बोलिए। बजट का खेल देखिए हुजूर, क्या बोल रहे हैं हुजूर? कुछ नहीं बोल रहे हैं, आपको बोल रहे हैं, बोलिए ना। पहले मंत्री जी वाला बोल लेते हैं हुजूर। बोलिए, आप हेल्थ विभाग का खेल निराला, लेकिन समय पर ध्यान रखिए। सुनिए अध्यक्ष महोदय, सुनिए, मतलब नहीं, हमको अध्यक्ष महोदय, अगर यहाँ गरीब गुरबा की जनता की समस्या का अगर हल अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ठीक है, बोलिए। इसलिए हेल्थ विभाग के बोल गए मंत्री जी, तो हेल्थ विभाग पर थोड़ा बोलते हैं। अभी हेल्थ विभाग में अध्यक्ष महोदय मरीज के साथ पासिंग चल रहा है। पासिंग मतलब समझे हुजूर, फुटबॉलवा में नहीं होता है कि पासिंग करके जाके गोल मार देना है। आजकल मरीज को भी हेल्थ विभाग लात से मार रहा है हुजूर, पासिंग खेल रहा है। अभी गढ़वा के कोई मरीज अगर उसका समुचित इलाज, समुचित व्यवस्था गढ़वा में नहीं है, अगर उसको वहां का डॉक्टर अगर रिम्स अस्पताल के लिए रेफर करता है तो वहां का एम्बुलेंस, ये 1.5 साल पहले नियम बना हुजूर, क्या नियम बना दिया, बोला एम्बुलेंस गढ़वा से लेके मरीज को चलेगा और उसको डलटेंगंज अस्पताल में उठा के बिक देगा। ये हो गया, फिर पासिंग दे दिया वहां दूसरे को, फिर वहां से दूसरा एम्बुलेंस चलेगा हुजूर, लातेहार अस्पताल में लान के वहां फिर बिक देगा।
फिर पासिंग हो गया हुजूर। अब लातेहार अस्पताल वाला हुजूर, 1 मिनट हुजूर, लातेहार अस्पताल वाला उसको लेके रिम्स आएगा, चाहे तो बैक कर देगा, चूंकि इतना पासिंग होने तो मरीज स्वाहा हो ही जाएगा हुजूर। इस पर थोड़ा मंत्री जी कुछ बोल सकते हैं क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं बोलेंगे, आप बोलिए। हो गया पासिंग पर कुछ है? सत्येंद्र जी, सत्येंद्र जी चलिए चलिए, सत्येंद्र जी चलिए। अध्यक्ष महोदय थोड़ा हमारे समाज में देखिए वो बोलते हैं। एक मिनट सत्येंद्र माइनस करिएगा, बोलने दीजिए। सर देखिए सर, बड़ी मुश्किल से सर माइनस स्वास्थ्य करिएगा व्यवस्था, हुजूर। एक रुकिए ना तिवारी जी, बैठिए ना, हम जानते हैं आपको बढ़िया से। सर स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में उन्होंने जिक्र किया, जबकि आज तो ये डिबेट का मामला नहीं था, लेकिन आप स्वास्थ्य व्यवस्था पे ले आए। मैं कहना चाहता हूँ सर, आपके माध्यम से विधायक जी को कहना चाहता हूँ, स्वास्थ्य व्यवस्था को सुचारू रूप से ठीक ठाक ढंग से चला रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं लात पासिंग पे पासिंग, आप मुझे सबूत दीजिए, मैं उसको ठीक करूंगा, सुझाव दीजिए आप। अब यहाँ आके आपने भाषण दे रहे हैं, ये क्या तरीका? चलिए सत्येंद्र हजूर, मैं चुनौती देता हूं मंत्री महोदय को आपके माध्यम से, ये पिछले 1.5 साल से ये कानून बना है कि नहीं कि भाई दुमका का मरीज, फिर राजा साहब के फिर क्या प्रॉब्लम हो गया हुजूर? बैठाइए ना हुजूर, राजा महाराजा के मारी दम हार हैं हुजूर, एक जमीन 3-3 बार बेच दे रहा है सब। बैठिए ना हुजूर। क्षमा मानना चाहिए इनको। चलिए ठीक है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय 1 मिनट, नहीं सुना जाए। मैं जीवन में कभी असत्य नहीं बोलता हूँ, नहीं ठीक है, और बिना जानकारी के नहीं बोलता हूँ। मैं चुनौती देता हूँ मंत्री जी को कि गढ़वा का पेशेंट सीधे रिम्स में नहीं आता है, वो पासिंग में फंस के जान चला जाता है उसका। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी दुमका साइड के पता लगाइए, जामताड़ा के मरीज का पता लगाइए कि सीधा रिम्स में नहीं आता है हुजूर, उसको बीच में पासिंग से क्रॉस करना पड़ता है। अरे हम डिबेट नहीं करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे भाई, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे। अध्यक्ष महोदय साहब तो एक मिनट सर, ये बार बार पासिंग सर, ये बार बार पासिंग बोल रहे हैं, मतलब फुटबॉल खेल रहे हैं यहाँ पर आके। सर निश्चित तौर पर ये बात सही कर रहे हैं कि पेशेंट को सर, अगर कोई पेशेंट से गंभीर सीरियस पेशेंट हो सर, तो हम उसका वेट नहीं करेंगे कि हम 200 किलोमीटर लेके जाएं, बगल के हॉस्पिटल में हम ले जाएंगे ताकि उसको सर मेडिकल व्यवस्था वहां पे दें। उसके बाद अगर ठीक ठाक हो गया तो फिर उसको आगे बढ़ाएंगे सर। इनको नई जानकारी है महोदय कि सीरियस पेशेंट क्या होता है, गंभीर पेशेंट क्या होता है। अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो हम वेट नहीं करेंगे कि हम उनको 200 किलोमीटर ले जाएं। इसलिए महोदय इस तरह का निर्णय है, और पासिंग का नाम हो गया मंत्री जी, बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सत्येंद्र नाथ तिवारी जी जो बोल रहे हैं, मेरा उन पर ऑब्जेक्शन है। ऑब्जेक्शन ये है कि ये रशियन पास डॉक्टर से ही बात कर रहे हैं। चलिए ठीक, वो तो पासिंग करेगा ही ना। चलिए अध्यक्ष महोदय। चलिए, विश्व में रशिया डेवलप्ड कंट्री है, आप काहे चिंता करते हैं? विश्व में रशिया डेवलप्ड कंट्री है। बोलिए। अध्यक्ष महोदय, थोड़ा हमारा आदत एक्चुअली डिस्टरबेंस में बोलने का नहीं है, थोड़ा ये पासिंग अगर नहीं होगा अध्यक्ष महोदय, मैं विधायकी से इस्तीफा दे दूंगा। ये सत्येंद्र तिवारी बोल रहा है। मैं चुनौती देता हूं मंत्री को, चुनौती देता हूं, डायरेक्ट गढ़वा के पेशेंट को रिम्स में नहीं लाया जाता है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूं कि पास खेल रहे हो। चुनौती देता हूं अध्यक्ष महोदय। छोटे राजा बोलने, फिर हम बोलेंगे सर। नहीं, हो गया उनका बोला हुआ, हो गया आप लोगों का, अब हो गया ना। चलिए सुन लीजिए, चलिए सत्येंद्र, तो थोड़ा अभी उत्तर होना है सरकार का। 2 मिनट से ज्यादा नहीं बोलेंगे। चलिए 2 मिनट बोल लीजिए, ओनली 2 मिनट बोलिए। अभी टेंडर का खेल तो देखिए रहे हैं हुजूर, अखबारों में रोज छप रहा है। टेंडर का खेल निराला है। पिछले 5 साल से एगो मुख्यमंत्री जी के गांव में जाए वाला रोड बन रहा है हुजूर। 124 करोड़ के एस्टीमेट था, 135 करोड़ करवा दिया ठेकेदार और इंजीनियर मिलके।
और 8 करोड़ अलगे से बोनस दे दिया, काम नहीं हुआ। और उसमें जो पार्टिसिपेंट थे उसमें एक पार्टिसिपेंट को डिस्क्वालीफाई कर दिया, और जिस पार्टिसिपेंट को हुजूर डिस्क्वालीफाई किया, बाद में उसी को जिस वर्क के अगेंस्ट में उसको डिस्क्वालीफाई किया, बाद में उसी कॉन्ट्रैक्टर को 5 करोड़ रुपया प्राइस एस्केलेशन दे दिया। ये सब जांच का विषय है हुजूर। जब तक लोग सत्ता में रहते हैं लगता है कि मैं बड़ी होशियार हूं, पैसा चुराऊंगा नहीं बचूंगा, लेकिन ये मोदी की गारंटी है और मोदी का सरकार है, लोग फंस भी जाएंगे। अब सरकार का उत्तर निर्मल जी आज आप छोड़ दीजिए, आपको दूसरे दिन दे देंगे समय, आज छोड़ दीजिए। हो गया सत्येंद्र, अब सरकार का उत्तर। बहुत समय हो गया सत्य, फिर कल देंगे ना आपको। अभी पूरा 1 महीना आपको एनर्जी जोगा के रखना है। चलिए माननीय मुख्यमंत्री, अभी होगा ना, अभी बोलने शुरू कर, बोलने दीजिए सिन्हा जी, अभी शुरू करने दीजिए, ठीक है, शुरू करने दीजिए ना, अभी तो आप भाग नहीं रहा है, ना, आप बैठिए ना, अभी समय में लिख के दे दीजिएगा। चलिए। अच्छा आ जाइए, देखिए थोड़ा अगर उसको भी बता देते तो अच्छा था। जो 5 साल तक इस राज्य की जनता को गुमराह किया, होगा लगता है आपको भी गुमराह किया हो, थोड़ा उसका भी आंसर दिया जाएगा तो अच्छा। आप क्या बोल रहे थे राज्य? सूचना देना है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, धनबाद से 54 सिपाही हवलदार का ट्रांसफर कर दिया गया अध्यक्ष महोदय। और दुख इस बात का है, कल मेरे पास वो लोग आए थे, उसमें प्रशासनिक कारण लगा के किया गया अध्यक्ष महोदय। उन लोगों का कहना है कि फांसी पर चढ़ा दीजिए, स्वीकार कर लेंगे, लेकिन आज तक उनमें अधिकांश सिपाही हवलदार अध्यक्ष महोदय निंदा प्रस्ताव भी नहीं हुआ है, और उन लोगों को प्रशासनिक लगा के भेज दिया गया। उन लोगों को लगता है कि हम लोग का कैरियर खराब हो जाएगा, इसीलिए उन लोगों का आग्रह है कि किसी अफसर से, आईजी डीआईजी कोई भी है, उनसे जांच करा लिया जाए। अगर किसी प्रकार का उन पर आरोप होगा तो लोग बोले कि हम लोग फांसी चढ़ने को तैयार है। तो माननीय मुख्यमंत्री संज्ञान में आ गया। चलिए माननीय मुख्यमंत्री। अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद है अध्यक्ष महोदय कि आज माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के इस वाद विवाद के बाद सरकार की तरफ से मुझे उत्तर देने का आपने मौका दिया। और माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कल से लेकर आज तक वाद विवाद के इस क्रम में माननीय वरिष्ठ हमारे सदन के नेता आदरणीय स्टेफन मरांडी जी ने भी हिस्सा लिया, प्रदीप यादव जी ने भी हिस्सा लिया, उमाकांत रजक जी ने भी हिस्सा लिया, और सीपी सिंह साहब ने भी हिस्सा लिया, नरेश सिंह जी ने भी लिया, जयराम महतो जी ने लिया, उदय शंकर सिंह जी ने लिया, बाबूलाल मरांडी जी ने लिया, राजेश कच्छप जी ने लिया, सत्येंद्र तिवारी जी ने लिया, संजय सिंह यादव जी ने लिया, कोई फोन अरूप चटर्जी ने भी हिस्सा लिया, निर्मल महतो जी ने भी हिस्सा लिया, जनार्दन पासवान जी ने भी हिस्सा लिया। सभी हमारे मंत्री जी ने भी हिस्सा लिया, कई सारे सभी सदन के सदस्यों ने हिस्सा लिया, और काफी सारी बातें अभिभाषण को लेकर, कुछ अभिभाषण के अंदर की बात, कुछ अभिभाषण से बाहर की भी बातें इस वाद विवाद में आई है। अध्यक्ष महोदय, अभी बहुत लंबा सत्र भी चलना है, और आज मैं इस
उत्तर में कोशिश करूंगा कि बहुत संक्षिप्त में बातों को रखूं, क्योंकि इस बार लगभग राज्यपाल जी ने अब तक के अपने अभिभाषण में सबसे अधिक अभिभाषण सदन के समक्ष रखा। इससे स्पष्ट है कि अध्यक्ष महोदय सरकार की मंशा, सरकार की सोच, सरकार की आने वाला समय की दिशा और इससे पहले हुए सरकार के द्वारा राज्य के चहुमुखी विकास की नींव किस तरीके से रखी गई है। और स्वाभाविक है अध्यक्ष महोदय, कार्य बड़े होंगे, अधिक होंगे तो अधिक बातें रखी जाएंगी। और लगभग सभी बातें आई, लेकिन हमारे विपक्ष के लोग अपने आचरण के अनुरूप सत्ता पक्ष को जितना बुरा भला कहना है, जितना उनका कटाक्ष करना है, अपना दायित्वों का निर्वहन कर रहे थे। मैं भी सुन रहा था और हमारे कुछ पुराने सदन के मैच्योर्ड वयोवृद्ध सदस्य तो इस तरीके से पके हुए हैं कि सरकार की कोई भी कार्य इनको अच्छा नहीं लगता, चाहे सामाजिक सुरक्षा के संदर्भ में सरकार के द्वारा की जा रही कार्य हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, कोई भी काम इनको अच्छा नहीं लगता। और मुझे लगता है कि 2 दिन के इस वाद विवाद में कोई एक उपलब्धि सरकार की ये बताने के लिए तैयार नहीं। राज्य अलग होने के बाद आप सभी मानियों ने, जो आज विपक्ष में बैठे हैं, आप लोगों ने इस राज्य को ऐसे कीचड़ में धकेला था कि आज उस कीचड़ से इस राज्य को निकालते निकालते हम लोगों के पसीने छूट गए। और आज इस राज्य की जनता को मौजूदा सरकार पर, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, उम्मीद ही नहीं बल्कि विश्वास है। और इसी विश्वास और उम्मीद के बदौलत आज फिर से हमें इस राज्य की सत्ता हमारे हाथों में दिया है। नहीं तो अध्यक्ष महोदय, ये जो हमारे विपक्ष के समूह है, ये इतने बाचाल किस्म के समूह है कि अपने बातों से, अपने लक्ष्यदार वचनों से सीधे सरल गरीब गुरबा और आदिवासी दलितों की तो बात ही छोड़े, जो निरीह कमजोर है, उनके सामने एक ऐसा पर्दा खड़ा करते हैं कि आपको दिखाई नहीं देगा कि पर्दे के पीछे कितना बड़ा घालमेल चलता है। लेकिन उनमें से कुछ लोग हैं जो इनको बड़ी मजबूती से पकड़ भी लेते हैं। जब उसमें वो ये फंसते हैं तब इनको बहुत तकलीफ होती है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार जात धर्म से ऊपर उठकर इस राज्य के हर वर्ग, हर समाज के वर्गों को एक नजर से और एक समान अधिकार उन तक पहुंचाने का हम लोगों का संकल्प है। अध्यक्ष महोदय, आज हमारे कोई ऐसे
योजना नहीं है जो योजना किसी जाति धर्म को बांटता हो। हाँ, ये जरूर है जो कमजोर है उसको थोड़ा प्राथमिकता जरूर सरकार देने का प्रयास करती है। और ये बात आप भी मानेंगे अध्यक्ष महोदय कि घर में भी जो कमजोर बच्चा होता है उस पर माता पिता विशेष ध्यान देते हैं। तो अध्यक्ष महोदय, ये राज्य का जो सामाजिक ताना बना है, यहाँ के आदिवासी दलित पिछड़े लोग संविधान में अधिकार होने के बावजूद भी आज हाशिए पे ही खड़े हैं। आज उन्हीं का प्रतिनिधित्व हम सब लोग कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और विगत सरकार के कार्यकाल में कई चुनौतियों के साथ, मुझे पता है अभी ये लोग षड्यंत्र रचेंगे, अब यहां से उठने की तैयारी कर रहे होंगे, इधर उधर मैसेज पास करने का प्रयास हो रहा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आप ना जाएं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको इतना परेशान ना करूं कि आप लोग पिछले का दरवाजा देखने का मौका मिले। हाँ, ठीक है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि अपने भाषण में इतनी संयमता रखूं कि आपको जाने का मौका ना दूं। लेकिन होता क्या है कि जब सच्चाई सामने आने लगती है तो उसमें बड़ी कठिनाई होती है उसको फेस करना, उसके साथ चलना। अध्यक्ष महोदय, देखिए ये पासिंग की बात वो भी मैं करूंगा, क्योंकि तिवारी जी भी बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं, ऐसे कोई नया कच्चा खिलाड़ी नहीं है। बालू, ठेका, टेंडर, गिट्टी, सीमेंट से बहुत अच्छा नाता है इनका, और मुझे मालूम है। और जहां तक चुनौती देने की बात है तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई ऐसा कार्यालय आदेश है, कहीं यदा कदा कुछ चीजें हुई हो तो मुझे नहीं लगता। लेकिन कोई ऐसा आदेश आपके पास हो कि सरकार ने कोई ऐसी आदेश निकाली है तो निश्चित रूप से मैं आपको सदन में आश्वस्त करता हूं, जिसने भी आदेश निकाला है उसके ऊपर आपके सामने कार्रवाई करके उसको याद करें। अध्यक्ष महोदय, ऐसा कोई कार्यालय आदेश नहीं है। अपवादवश कहीं कुछ चीजें आई हो तो जरूर ये निंदनीय विषय है, और इस पर सरकार आपकी हर बात सदन में जितने भी हमारे माननीय सदस्यों ने बातें रखी है उन सभी बातों को हम लोगों ने बहुत गंभीरता से लिया है, और माननीय तिवारी जी के इस आरोप को भी हमने गंभीरता से लिया है। और निश्चित रूप से इस विषय पर अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं, अगर लोग इसको एक अपना पर्दे के पीछे कोई मॉडल बनाने की भी कोशिश कर रहा है तो ये हम नहीं होने देंगे। अध्यक्ष महोदय, ये देश का पहला राज्य है अध्यक्ष महोदय जहां इस राज्य की जनता के लिए हम लोगों ने एयर एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं की है। कोई देश में नहीं है। और आज हम सदन को बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि वो एयर एम्बुलेंस का लाभ आज एक दो लोग नहीं, लाखों लोगों ने ले लिया। जहां 10 लाख लोगों को चेन्नई जाने में एयर एम्बुलेंस की आवश्यकता पड़ती थी, मात्र 3-4 लाख रुपए में ये चेन्नई तक पहुंचते हैं। अध्यक्ष महोदय, कई ऐसे घटनाएं थी, अगर एयर एम्बुलेंस ना होता तो वो मरीज वहीं खत्म हो चुका होता। अध्यक्ष महोदय, ये बड़ाई नहीं कर रहा हूं, और ये हम समय के साथ और कितनी चीजों को बेहतर करने का प्रयास करें, इसको लेकर आज हम लगातार हर सरकार के हर क्षेत्र पर हमारी नजर है। स्वास्थ्य की बात कहें अध्यक्ष महोदय,
रिम्स को लेकर आए दिन अखबारों में चीजें छपती है, आए दिन सरकार को लेकर कुछ हमारे अखबार वाले पत्रकार मित्र लोग भी सरकार को चूटी काटने से बाज नहीं आते हैं। वास्तविक क्या है नहीं है उस विषय पर ना जाकर के बहुत सरकार की छवि को अपने तरीके से गढ़ने का प्रयास करते हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां 1000-1500 लोगों का चिकित्सा करने की क्षमता है, वहां 5000 मरीज पहुंच जाए तो क्या स्थिति है हॉस्पिटल की हो सकती है, आप अंदाजा लगा सकते हैं अध्यक्ष महोदय। और आज इसी को ध्यान में रखकर अध्यक्ष महोदय, ये रिम्स के पुनर्जीर्णोद्धार का कार्यक्रम हम लोगों ने टेकअप किया हुआ है और बहुत जल्द आने वाले 5 साल के अंदर ये जो रिम्स आपको दिख रहा है, ये रिम्स एक नए स्वरूप के रूप में इस राज्य को देखने को मिलेगा। और इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, सरकार ने अतिरिक्त इस रिम्स का जो बर्डन है, इस रिम्स के ऊपर जो बोझ आता है, ये पूरा बोझ इसके ऊपर ना आए, इसको लेकर हम लोगों ने इस राजधानी के अंदर एक और मेडिकल कॉलेज खोलने का भी निर्णय लिया हुआ है। उसके लिए जगह की तलाश शुरू हो चुकी है अध्यक्ष महोदय। तो ऐसा नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये इनके लिए ये खुशी की बात नहीं है, ये बहुत तकलीफदेह बात है इनके लिए अध्यक्ष महोदय। और मैं आप इनको बता दूं अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बता दूं, हम लोगों ने इनके इतने षड्यंत्र के बावजूद विगत 5 सालों में इतने कार्य किए अध्यक्ष महोदय, उन कार्यों का जवाब आज इनको मिला है। आज पूरा हमारे विपक्ष के पास जितनी ताकत थी, उस ताकत को यहां स्थापित करके इन लोगों ने चुनाव लड़ने का काम किया और नतीजा ये हुआ अध्यक्ष महोदय, आज ये फिर से उसी जगह पर हैं जहां पर वो पहले से मौजूद थे, बल्कि और भी 2-4 पत्ते इनके झड़ भी गए अध्यक्ष महोदय। और हमारी मजबूती जो पहले थी उससे और कितनी मजबूत हुई है, इससे देश, इस राज्य की जनता का हमारे सरकार के प्रति क्या सोच है अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है। और इस बार भी अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बता देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, अभी तो शुरुआत है, अभी तो सरकार के ये नई पारी की अभी तो शुरुआत है। एक तो पहला ओवर भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय, अभी तो बहुत 5 साल अभी ओवर इनको बॉल फेंकना है अध्यक्ष महोदय, और हर बॉल में छक्का पड़ेगा इतना बता देते हैं, एक भी चौका नहीं जाएगा, आप चिंता मत कीजिए अध्यक्ष महोदय। देखिए, आप लोग समझिए आप लोग का क्या हाल हो गया है, आप लोग ये समझिए कि आप लोगों का हाल क्या हो गया है। अगली बार ये ना आप लोग समझिए कि आप लोग अगली बार क्या आप लोगों की हालत होगी। ये लोग सरकार 39 तक नहीं आएगा सर, 39 अध्यक्ष महोदय, हाँ अध्यक्ष महोदय, बालू के विषय में बहुत चर्चा हुआ, लगता है कि बालू को लेकर हमारे विपक्षियों को विशेष चिंता है। और अध्यक्ष महोदय, मैंने तो कहा कि हमारे माननीय सदस्य उधर बैठे हैं, लगभग इसमें अधिकतम माननीय सदस्य ऐसे हैं जो ईटा बालू गिट्टी से सीधा ताल्लुकात रखते हैं अध्यक्ष महोदय, इसलिए उनको ज्यादा चिंता है। जबकि गरीबों को हमने तो ये भी पूछा, शायद जो मुझे याद आ रहा है, माननीय मंत्री जी ने पूछा कि किसी गरीब के का कोई कंप्लेन आपके पास है तो हमें बताएं, उसकी हम जरूर उसकी कमियों को दूर करेंगे, ये भी पूछा गया था, लेकिन कोई नहीं बता पाया। अध्यक्ष महोदय, इस तरीके का जो आरोप है, जो निराधार आरोप है, इन सब आरोपों का जवाब देना बड़ा कठिन है अध्यक्ष महोदय, बहुत ही कठिन, संभव ही नहीं अध्यक्ष महोदय।
अरे आप अपनी बातों से कब मुकर जाएंगे, कोई भरोसा नहीं है, छोड़िए आप क्या बात कीजिएगा। छोड़िए अभी अध्यक्ष महोदय, सीपी बाबू अभी रेत धड़ाधड़ अध्यक्ष महोदय अपार्टमेंट बन रहे हैं, धड़ाधड़ काम चल रहा है चारों तरफ। अध्यक्ष महोदय, सिर्फ इनको 2 ट्रक बालू नहीं मिला, फ्री में नहीं मिला, इसलिए ये हालत है कि हमको मिला क्यों नहीं फ्री में। अध्यक्ष महोदय, और कोई पैसा नहीं है, ये पैसा से नहीं खरीदना चाहते हैं, ये दमगई से खरीदना चाहते हैं, जो सरकार कभी नहीं देगी। अध्यक्ष महोदय, दमगई नहीं चलेगा, हो गया खत्म, सूर्यास्त हो चुका है, इसलिए आप लोग चुपचाप बैठिए। बालू फ्लड आप चिंता मत कीजिए, आप लोग का जरूर मुसीबतें बढ़ेंगी आने वाला समय में। अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय विपक्ष के लोग हमारे कार्य योजना को लेकर कई सवाल, सदन नेता का भाषण हो रहा है, मैया सम्मान योजना हो और भी कार्य योजना हो। अध्यक्ष महोदय, इसमें विशेष रूप से अध्यक्ष महोदय, इनके हर सवालों का जवाब अपने आप मिलेगा, मैं बोलना नहीं चाहता। अभी सवाल पूछते हैं कि जेपीएससी का सदस्य नियुक्त नहीं हुआ, हमने तो नहीं कहा कि हमने नियुक्त कर दिया, अखबार में पढ़ लीजिए, जाके देख लीजिएगा, मैं बोलूंगा भी नहीं। हम लोग बोलने पर विश्वास नहीं करते, हम लोग काम करने पर विश्वास करते हैं, और ऐसा काम करके दिखाएंगे तो इस काम की ऊंचाई इतनी होगी कि उस ऊंचाई को पार करना आप लोगों की बस की बात कभी नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय, मैया योजना को लेकर इनका बड़ा ही तीखा प्रहार रहा सरकार के ऊपर। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने एक ऐसा माइलस्टोन इस राज्य में गाड़ा है अध्यक्ष महोदय, जिसको आज देश के अलग अलग कोने में इसका रिपीटेशन होने की आसाड़ें बड़ी तेजी से दिख रही है। लेकिन हमारे जो चतुर विपक्ष के लोग बैठे हुए हैं भेड़िए के खाल में, ये लोग इतने सातिर हैं। अभी हमारा तो मैंने कहा कि हम लोग को तो सरकार अभी शुरू हुआ है अध्यक्ष महोदय, अभी जो चीज हम लोगों ने किया है करेंगे, आने वाला समय में सरकार अपने संसाधनों के अनुरूप कार्य योजना बनाती है, सही गलत चीजों को, जो गलत है उसको सही करने का कोशिश करती है और फिर आगे बढ़ने का कोशिश करती है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कहता, थोड़ी आप लोगों से सहमत जरूर हूं कि इतनी बड़ी व्यवस्था चलती है, कहीं 1000 बल्ब जल रहा हो तो 1000 बल्ब में से कोई फ्यूज ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन उस बल्ब को तुरंत बदल के फिर आगे बढ़ने का काम करेंगे। इसलिए ऐसा नहीं है। आज मैया योजना को लेकर हम लोग के सरकार बने हुए कितना दिन हुए, सरकार कौन सा महीना में बना? अक्टूबर, नवंबर में बना, नवंबर, हाँ नवंबर, दिसंबर मान के चलिए नवंबर में बना सरकार। आप बताइए, नवंबर में मान के चलिए ना, आप ही बताइए, आपके भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में कब बनी है? ठीक है, तो अध्यक्ष महोदय सितंबर में बना है, आज तक मैया सम्मान योजना उनको नहीं मिला। महिलाओं को सम्मान के नाम पर कोई नहीं। महाराष्ट्र में बन चुका, वहां कुछ नहीं, दिल्ली में भी बन गया, अभी सत्र चल रहा है वहां के। ये तो अध्यक्ष महोदय आपका मैं शुक्रगुजार हूं, ऐसे विपक्ष जो निराधार बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, गला फाड़ने में माहिर है, इतना हल्ला करेंगे, झूठा आरोप, झूठे तथ्यों को रखेंगे कि लोगों को लगे कि नहीं यही सच बोलते हैं। दिल्ली में आज पूरा विपक्ष को बाहर कर दिया गया अध्यक्ष महोदय, लेकिन आज आपकी शालीनता है अध्यक्ष महोदय कि ऐसे निकम्मी विपक्ष आज सदन में भी आप इनको सम्मान देने का काम। अध्यक्ष महोदय क्या आरोप लगाएंगे, और हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और आज उड़ीसा में देखिए मैया को क्या सम्मान देते हैं, 830 रुपया देते हैं। मध्य प्रदेश में मैया को कितना सम्मान देते हैं, 1100 रुपया देते हैं।
असम में कितना देते हैं, जो यहाँ आकर के 6 महीना तक इस सरकार को पदस्थ करने का प्रयास किया, वो मुख्यमंत्री मैया को 1200 रुपया सम्मान देने का काम करता है। बताइए, चिंता मत कीजिए, असम भी आने वाला समय में आपका ये सुपड़ा साफ करने का काम होगा। अध्यक्ष महोदय, और ये लोग बोलते हैं लोकसभा विधानसभा, लोकसभा है कि विधानसभा, ये इनको समझ में नहीं आता। आप तो कभी ये सत्ता पक्ष में आएंगे ही नहीं। अगर दिल्ली में सरकार रहे तो क्या करेंगे? अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार देश का माता पिता के रूप में है। सवाल जवाब तो सबसे अधिक उससे होना चाहिए। आज देखिए अध्यक्ष महोदय, ये अखबार का ही एक ये अध्यक्ष महोदय आर्टिकल निकला है, जहां केंद्र सरकार मात्र 650 करोड़ रुपया देता है 17-18 हजार करोड़ रुपए में। बताइए कैसे हम सरकार चलाएं? और अभी महीना साल पूरा होने जा रहा है, 1 महीना भी नहीं बचा, अभी तक पैसा नहीं आया। कैसे सरकार काम करती होगी? प्रधानमंत्री आवास कहां चला गया अध्यक्ष महोदय? जब स्थिति हाथ से निकलने लगती है अध्यक्ष महोदय, तो बहुत तकलीफ होती है। आज आपको पता है अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य में खिलाड़ियों का कितना उत्साह और खेल के प्रति लोग नौजवानों का कितना रुझान रहता है। और खेल को लेकर के अध्यक्ष महोदय जानते हैं, भारत सरकार अपना बजट का 30% से अधिक बजट सिर्फ गुजरात को देता है, जहां एक भी मेडल कोई नौजवान नहीं उठाता। और यहां मात्र 20-30 करोड़ रुपए हमें मिलता है अध्यक्ष महोदय। आज देखिए, मेडलों की झड़ी लगी रहती है इस राज्य में, लेकिन पैसे के अभाव में, सीमित संसाधन में हमें काम करना पड़ता है। लेकिन उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब संसाधन बगैर हम इतनी मजबूती के साथ खड़े होने का संकल्प लेते हैं, ये संसाधन अगर हमारे पास है तो हम इसमें भी बहुत काम करने की संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं अध्यक्ष महोदय। बहुत सारी बातें हैं अध्यक्ष महोदय, सरकार के जो लक्ष्य हैं, सरकार के जो उद्देश्य हैं, सरकार ने क्या किया, सरकार ने क्या नहीं किया, कभी शब्दों को अलग अलग तरीके से, अलग अलग शब्दकोश से नए शब्द निकाल करके ऐसे ऐसे शब्दों के साथ ये सरकार को बदनाम करने का प्रयास करते हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। और तो और अध्यक्ष महोदय, इनको पता है कि इनकी आने वाले समय में क्या हश्र होने वाली है। और आजकल ये ऐसे षड्यंत्र रच रहे हैं। अभी मुझे कुछ कुछ चीजें जो इस भाषण से अलग है, मुझे अचानक याद आया। मैं चाहता हूं कि इस सत्र में उस बात को रखा जाए। शायद आपने भी देखा होगा अध्यक्ष महोदय, अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर मैं अस्पताल में गया था। अस्पताल में था कई दिनों तक, तो थोड़ा मुझे भी सर्दी खांसी हो गई थी, तो मैं मास्क लगा के घूम रहा था। कल भी एक अस्पताल गया, हमारे राज्यसभा सांसद दुर्घटना में उनको चोट आई, तो हमने मास्क लगा के रखा। तुरंत लोगों ने ये रूमर उठाया कि मुख्यमंत्री को लंग्स में प्रॉब्लम आ गया है, मुझे कैंसर हो गया है, तरह तरह के। कुछ लोगों ने ये भी रूमर उड़ाया है कि सरकार कोई काम नहीं करेगी, अभी सरकार काम करने की इच्छा में नहीं है, सरकार 2 साल के बाद काम करेगी। आखिर ये बात करता कौन है अध्यक्ष महोदय? ये इस तरीके के रूमर्स बनाते कौन है कि मुख्यमंत्री बीमार है, अब चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता। ये कहीं ना कहीं ये षड्यंत्रकारी जो जमात है अध्यक्ष महोदय, यहां तो
दिल्ली में तो उनको निष्कासित कर दिया गया सत्र भर के लिए, ये तो खुद ही से निष्कासित हो गए अध्यक्ष महोदय, देख लीजिए अभी इनका यही हाल होगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं सत्ता पक्ष तो हमारी पूरा परिवार हम लोग साथ में है, यहाँ अपनी बातों को रखने का कोई मतलब नहीं है अध्यक्ष महोदय, बहुत अधिक मैं समझता हूँ अध्यक्ष महोदय। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करना चाहूंगा। और अध्यक्ष महोदय, ये मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए थे अच्छे खासे लिखने के लिए, मैं समझता हूं कि मैं आपको सुपुर्द कर दूं और इसे पढ़ा हुआ समझा जाए। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर पार्ट ऑफ प्रोसीडिंग बना लीजिए, इसको पार्ट ऑफ प्रोसीडिंग बना लीजिए। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रोफेसर स्टीफन मरांडी सविशेष द्वारा प्रस्तुत किए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर निर्धारित मापदंडों के अधीन माननीय सदस्य श्री सत्येंद्र नाथ तिवारी के संशोधनों को पढ़ा हुआ माना गया। उसी क्रम में मैं प्रश्न रखता हूं, क्या माननीय सदस्य श्री सत्येंद्र नाथ तिवारी अपना संशोधन वापस लेना चाहते हैं? नहीं है। यह प्रश्न यह है कि धन्यवाद प्रस्ताव के अंत में माननीय सदस्य सत्यनाथ तिवारी द्वारा प्रस्तुत संशोधनों को जोड़ा जाए। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके पक्ष में है विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। अब मैं प्रोफेसर स्टीफन मरांडी सविशेष द्वारा प्रस्तुत एवं श्री प्रदीप यादव सविशेष द्वारा समर्थित मूल प्रस्ताव को लेता हूं। सदस्यगण माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के लिए उनके प्रति कृतज्ञ है। जो इनके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इनके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई शुक्रवार दिनांक 28 फरवरी 2025 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।